चलिए तो ये जो क्वेश्चन उस दिन आप लोगों ने लिखा था, मेरे क्लास में दिया था आप लोगों को क्वेश्चन लिखने के लिए, उसका ये आंसर है। मुन्ना कौन है जी? हाँ, लिखा तो ठीक है आपने, लिखने का प्रयास अच्छा हुआ है, लेकिन ऐसा करिए तो थोड़ा पेज पर पैसा खर्चा कीजिए, है ना, और थोड़ा A4 साइज पर लिखिए, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो फॉर्मेट में लिखे हैं, है ना, तो थोड़ा बड़ा वाला पेज, सब पेज नहीं चलेगा ना, बड़ा पेज अच्छा लिखते हैं तो बड़ा पेज में लिखिए, बढ़िया लिखिए, और उसमें लिख करके उसको फाइल में रखिए, है ना। सारा आंसर को अपना अपना फाइल को बनाइए, फाइल में रखिए सब लोग, ठीक है। पल्लवी कुमारी, पहला बात तो ये जो आप लिखी हैं ठीक है, लेकिन इस तरीके से एग्जाम में नहीं लिखना है, इतना कर्सिव नहीं मारना है ना। चलिए बैठ जाइए। इसका रीजन ये है कि वहाँ पर जो पेपर जो लोग चेक करते हैं, है ना, तो पेपर चेक करने वाले लोग जो होते हैं थोड़े वयोवृद्ध लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको नहीं समझ में आएगा तो नंबर वालों नहीं देगा, है ना। इसलिए प्रयास करना है कि जैसे कि ये देखिए, ये इंग्लिश मीडियम की आंसर बड़ी अच्छी आंसर है, लेकिन ऐसा लगता है कि तेजी में लिखा गया है, मतलब भागने का ही था। डॉली, डॉली है ना जी, कौन है? नहीं आई है ये आंसर। चलिए, अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन सारा मैटर नहीं लिखा हुआ है, मैटर का अभाव है, सारे मैटर्स को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन राइटिंग स्किल अच्छा है। हाँ, ये आंसर किसका है भाई? कौन है? कमल कोई है, कमल सिंह। हाँ, नहीं आए हैं। चलिए, तो ये कमल का आंसर है, अच्छा आंसर है, लेकिन थोड़ा सा हैंड राइटिंग पर काम करना पड़ेगा ना, कि जब लिखे तो स्पष्ट लिखे, ठीक है। अमृता प्रियदर्शी आई हैं? नहीं आई है, अच्छा आंसर है ना। जैसे कि इस तरह के जो अच्छे आंसर्स होते हैं ना, उस आंसर को आप भी देख सकते हैं कि उसमें क्या है। एक तो हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है, और उस वजह से कंटेंट भी अच्छा डाला गया है, और आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। बहुत से लोग हैं कि आंसर लिखे हैं लेकिन आर्टिकल नहीं डाले हैं, जबकि अगर आप संविधान से संबंधित कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आर्टिकल का महत्व होता है। आप आर्टिकल डाल दे, है ना, कि भाई इस आर्टिकल के माध्यम से ये प्रदर्शित होता है या होता है, तो ज्यादा इंपैक्टफुल रहता है। प्रिया, हाँ, तो ये आपके आंसर है, अच्छा है, लेकिन कंटेंट और बढ़ाइए, है ना। ऐसा लग रहा है किसे कि अभी कैसे एकदम जल्दी से गई और जल्दी से आई, वैसे वैसा ही आंसर में भी वही काम हुआ है ना। अरे भाई, उसमें दो तीन बात है मुख्य तौर पे ना, समीक्षा था, सक्रियता था, और अतिक्रमण था, है ना। तो सभी मुद्दों को आपको बताना है, और जो बड़ा क्वेश्चन होगा बीपीएससी में 38 नंबर का होगा, 38 मार्क्स का। तो 38 मार्क्स आपको कब मिलेगा? जब कम से कम 3 पेज में आंसर होगा, कम से कम 3 पेज का आंसर होगा, तो आपको 38 में से 25 से 27 के बीच में या 30 के बीच में आपको नंबर आएगा, है ना। 38 में 38 तो नहीं देता है किसी को, है ना, 30 के अंदर में रहता है, या 30 तक देगा। तो इसके लिए कम से कम आपको 3 पेज के आंसर तो होने चाहिए, है ना। इसके अलावा सुमन रंजन कौन है जी? आए हैं? नहीं आए हैं। विष्णु प्रकाश, विष्णु प्रकाश, आंसर अच्छा है, हैंड राइटिंग भी अच्छी है आपकी, है ना। तो थोड़ा प्रयास करिए कि कंटेंट बढ़ा दीजिए। 300 वर्ड है ये? 300? ये कैसे आपने वर्ड को काउंट किया है? तो ये 400 में आपने जो लिखा है, ये आपको ये आपको 3 फैक्ट्स दिए गए थे, तो इसमें केस स्टडी को थोड़ा सा डालिए, ठीक है, और केस स्टडी को डाल करके थोड़ा सा इसको अपलिफ्ट करिए। हैंड राइटिंग अच्छी है तो इसका फायदा होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, ठीक है। हाँ, ये आर्यन राज कौन है जी?
क्या लिख के कहीं जाना था तुरंत? आए? पहला प्रयास था। हाँ, तो पहले प्रयास करना है। देखिए ये सब वर्ड से आंसर लिखना शुरू नहीं करना है, जैसा कि हम जानते हैं ना, ये सब वर्ड नहीं। ओपन करना है क्वेश्चन को कि न्यायिक समीक्षा क्या होता है, न्यायिक सक्रियता क्या है, ऐसे लिखना है। ये सब वर्ड से स्टार्ट नहीं करना लिखने का, ठीक है। अमृत, अमृत, थोड़ा और ज्यादा अमृत बरसाते इसमें। अच्छा, मैं पढ़े नहीं थे, ठीक है। हैंडराइटिंग पे भी थोड़ा काम कीजिए, वैसे स्पष्ट लिखना है ना, साफ साफ लिखना है, और व्हाइट पेज पे लिखना है, उस सब पेज पे नहीं। हाँ, तो व्हाइट पेज जब भी लिखिए तो देखिए, एगो आप लोग बंडल खरीद लीजिए, A4 साइज का जो बंडल आता है उसको खरीदिए। एगो 10-15 रुपया का जो फाइल बनता है उसको खरीदिए। आंसर पेज में लिखिए, चेक करवाइए, या फिर उसी फाइल में डाल दीजिए। पेज भी आपका यूज होगा और आप उसके अंदर में अपना मैटर भी डाल लीजिएगा, ठीक है। अंकित सिंह, हाँ अंकित, आंसर अच्छा है आपका और बढ़िया प्रयास है। थोड़ा केवल छोटा लिखिए, बाकी सब ठीक है। थोड़ा छोटा लिखिएगा तो और अच्छा लगेगा हैंड राइटिंग। नीरज कुमार, नीरज आपका भी ठीक है, लेकिन आप जिस 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 तरह से आपने लिखना स्टार्ट किया है, जब कोई भी कार्य इस तरीके से नहीं स्टार्ट करना है ना। जब स्टार्ट करिए तो पहले बताइए कि न्यायिक समीक्षा क्या है, सक्रियता क्या है, आंसर को ओपन करना है। तो ये जब, ऐसा, हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस तरह के वर्ड से आंसर ओपन नहीं होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, पहली बार तो मैं इसलिए बता रहा हूं, इसको ठीक कर लेना है, ठीक है। आए? अनिल कुमार, अनिल थोड़ा आप एक तो थोड़ा स्पष्ट लिखिए, और ऐसे जैसे लिख के लग रहा है कि कहीं जाना है तुरंत, है ना। थोड़ा स्पष्ट लिखना है, साफ साफ लिखना है, और बढ़िया से राइटिंग बिठा के लिखना है ना। अभी तो टाइम है ना, तो हैंड राइटिंग बिठा के लिखना है। गौतम कुमार, गौतम नहीं आए हैं, बहुत अच्छा आंसर है, हैंड राइटिंग भी अच्छी है। ये आंसर नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये किसका आंसर, ये लगता है गौतम का ही है। दो आंसर है ना। जो शॉर्ट आंसर से, विधान परिषद का समर्थन किन मुद्दों पर किया जाता है, राज्य में उसकी स्थापना किस प्रकार होता है। तो ये दो आंसर अच्छे आंसर हैं, लेकिन अभी वो है नहीं। लेकिन हाँ, इस आंसर में उन्होंने आर्टिकल का कहीं कोई प्रयोग नहीं किया है, तो आर्टिकल डालना चाहिए था। इसके अलावा ये निबंध है, निबंध किसने लिखा था जी, लिख के जमा किया था। दो निबंध है, एक है एक साथ आधुनिकता और रूढ़िवादिता की ओर बढ़ रहा भारत समाज, और एक है न्याय के लिए शांति आवश्यक है। ये लगता है गौतम का आंसर है, एक और गौतम है, हैंड राइटिंग सही लग रहा है, सामने आता है लड़का चेक कराने के लिए, उसी का है। आप लोग का तो नहीं है ना किसी का, क्योंकि नाम नहीं लिखा हुआ इस पे, ये निबंध है। चलिए खैर, देखिए प्रयास करना है अपने स्तर पे भी कि एक आध दो आंसर आप रेगुलर लिखते रहिए। देखिए अच्छा बात यह है कि अब और भी वैकेंसी जो है, आ जाइए, और भी वैकेंसी सब जो है वो आ रही है ना। जेपीएससी आ रहा है, झारखंड लोक सेवा आयोग, आज जेपीएससी में बहुत अच्छा पोस्ट आ रहा है, ठीक है। बगल का पड़ोसी स्टेट है, देने में क्या दिक्कत है, ऑप्शनल पेपर है ही नहीं मेंस में, वहाँ जीएस पढ़ना है ना। और पेपर आपको पीटी में 2 पेपर पढ़ना है, केवल 2 पेपर में, एक पेपर झारखंड का है, एक पेपर जीएस का है, तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसलिए लगातार, अब देखिए इस बार 24 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव है, आगे 25-26 तक चुनाव स्टेट्स के होंगे, जैसे बिहार में भी होगा 25 में, अन्य स्टेट में भी होगा। तो प्रयास करना है कि इधर 1-2 साल में नौकरी कहीं पकड़ ले तो पकड़ ले, क्योंकि फिर आगे नौकरी का अकाल आएगा। अभी वैकेंसीज हर जगह निकल रहा है, हर जगह सब जगह वैकेंसीज आ रही हैं, तो मेहनत करके प्रयास करना है कि कहीं पर भी सेट हो जाए। एक बार मेहनत कर लीजिएगा, कहीं सेट हो जाइएगा तो मामला फिट हो जाएगा ना, फिर बाद में जो करना है करिएगा, लेकिन प्रयास करना है कि पहले
सेलेक्ट हो जाए कहीं पर। ठीक है, चलिए, तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। आइए, तो अगला हम लोग क्या देख रहे थे जी? देख लिए थे ना? क्या लिखे थे उसमें बताइए तो कुछ। जवाबदेही में कमी। ठीक है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव हम लोग देख रहे थे, चुनौती देख रहे थे ना। चलिए, तो इसमें हम लोग तमाम चीजों पे बात किए थे और चुनौती में देख रहे थे जवाबदेही में कमी। ठीक है, तो जवाबदेही में कमी और बाकी सब बात हम लोग कर चुके थे कि एक राष्ट्र एक चुनाव अगर लागू होता है तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, या इसमें क्या चुनौतियां हैं इसको लाने में, है ना। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स पे हमने बात किया था, तो एक पॉइंट बात करना था जवाबदेही में कमी। तो लिख लेंगे जवाबदेही में कमी। इसमें क्या था, तो प्रत्येक 5 वर्ष में एक से अधिक बार, प्रत्येक 5 वर्ष में एक से अधिक बार मतदाताओं का सामना करने से, मतदाताओं का सामना करने से मतदाताओं का सामना करने से नेता मतदाताओं का सामना करने से नेता जवाबदेह होंगे और सतर्क रहेंगे, जवाबदेह होंगे और सतर्क रहेंगे। अंततः चुनावों के दौरान बहुत सारी नौकरियां भी सृजित होंगी। अंततः चुनावों के दौरान बहुत सारी नौकरियां भी सृजित होंगी, जिससे जिससे जमीनी स्तर पर जिससे जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, जिससे जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवस्था लागू होता है, यदि एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवस्था लागू होता है, तो निसंदेह तौर पर निसंदेह तौर पर इसमें समस्या आएगी। तो निसंदेह तौर पर इसमें समस्या आएगी। मतलब अगर एक राष्ट्र एक चुनाव हो गया तो ये तो समझ लीजिए कि वैकेंसी सब देगा 5-5 साल पर, बीच में वैकेंसी नहीं देगा, चुनाव नहीं रहेगा, तो वैकेंसी किस नाम? कैसे तो रहता है ना कि भाई चुनाव है तो वैकेंसी है, नौकरी है, ऐसे में वैकेंसी नहीं आएगा जल्दी। अभी आप देखिए बिहार में इतना तेजी में शिक्षक भर्ती काहे हो रहा है कि चुनाव है, इस बार भी चुनाव है, अगला साल भी चुनाव है ना, तो एकदम तेजी में, है ना। और वही आप देख लीजिए कि जैसे चुनाव हो जाएगा तो फिर सूखा पड़ जाएगा, है ना। ये इतना दिन से इतना तेज गति से वैकेंसी काहे नहीं हो रहा था जी? है क्योंकि उस समय चुनाव नहीं था। अब लोकसभा का चुनाव है सामने,
फिर विधानसभा का चुनाव हो जाएगा अगला साल बिहार में। तो लगातार चुनाव होने से कहीं ना कहीं जनता का भी हित है, जनता को भी फायदा है कि कम से कम इसी बहाने, चुनाव के बहाने ही सरकार या नेता सब जनता से डरता है कि भाई हमको जनता के हित में कुछ काम करना है। अब देखिए मुखिया 5 साल तक काम नहीं करेगा, लेकिन चुनाव के टाइम आते आते सारा रोड ठीक करवा देगा, सब नल में पानी चलवा देगा, सब जगह एकदम ठीक करवा देगा, भाई कोई दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि चुनाव है। तो चुनाव एक प्रकार से दबाव बनाता है राजनेताओं पर कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी बने, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल बने। ठीक है, प्रोसीड। आगे लिखेंगे कि भारत में एक साथ चुनाव व्यवस्था बहाल करना, ये एक हेडिंग बनाएंगे ना, उसमें नहीं मेंशन करना है, एक हेडिंग बनाएंगे शॉर्ट, भारत में एक साथ चुनाव व्यवस्था बहाल करना विधि आयोग के 2018 के विधि आयोग के 2018 के अनुशंसा के आधार पर, विधि आयोग के 2018 के अनुशंसा के आधार पर विधि आयोग के 2018 के अनुशंसा के आधार पर। ठीक है, अनुशंसा के आधार पर इसने क्या कहा है भाई, लिखेंगे कि संविधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, संविधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में, राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में संशोधन के माध्यम से, की प्रक्रिया के नियमों में संशोधन के माध्यम से एक साथ चुनाव बहाल किए जा सकते हैं, के माध्यम से एक साथ चुनाव बहाल किए जा सकते हैं। वर्ष 1951 के, वर्ष 1951 के अधिनियम की धारा 2 में, अधिनियम की धारा 2 में एक परिभाषा जोड़ी जा सकती है, एक परिभाषा जोड़ी जा सकती है। अधिनियम के धारा में 2 में एक परिभाषा जोड़ी जा सकती है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कामकाज, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कामकाज के नियमों में संशोधन के माध्यम से, के नियमों में संशोधन के माध्यम से एक साथ चुनाव बहाल किए जा सकते हैं। चुनाव बहाल किए जा सकते हैं। और साथ ही अविश्वास प्रस्ताव को, साथ ही अविश्वास प्रस्ताव को रचनात्मक अविश्वास मत से, रचनात्मक
अविश्वास मत से बदला जा सकता है। रचनात्मक अविश्वास मत से बदला जा सकता है। ठीक है, अविश्वास मत से बदला जा सकता है। ओके, से बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिशंकु विधानसभा, अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, त्रिशंकु विधानसभा, हाँ, त्रिशंकु विधानसभा अथवा संसद में गतिरोध को रोकने के लिए त्रिशंकु विधानसभा अथवा संसद में गतिरोध को रोकने के लिए, गतिरोध को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून की शक्ति को, दल बदल विरोधी कानून की शक्ति को कम किया जा सकता है। इस शक्ति को कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, लचीलापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, लचीलापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, लचीलापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आम चुनावों की घोषणा के लिए, आम चुनावों की घोषणा के लिए आम चुनावों की घोषणा के लिए 6 महीने की वैधानिक समय सीमा को 6 महीने की वैधानिक समय सीमा को एक बार बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने की वैचारिक समय सीमा को एक बार बढ़ाया जा सकता है। को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, आगे जाइए। अब देखिए, मतलब ये कुछ विकल्प है, किन विकल्पों के माध्यम से अगर आप चाहें तो स्वीकार कर सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब कुछ थोड़ा बहुत आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। हालांकि संशोधन इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आप चाहें तो करके आप इसको अचीव कर सकते हैं, या इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, या व्यवस्था को बना सकते हैं ना। इस तरह की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट लेंगे, ऐसे देश जहां एक साथ चुनाव होते हैं। ऐसे भी देश हैं जहां पे एक साथ चुनाव होते हैं, तो कौन से देश हैं? तो पहला दक्षिण अफ्रीका, देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव एक ही साथ होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव दोनों एक साथ होते हैं, है ना। यानी कि वहां का लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, ये दोनों एक साथ होता है। और स्थानीय चुनाव, यानी कि नगर निगम और पंचायत जैसी संस्थाएं, स्थानीय चुनाव इसके 2 साल बाद होते हैं। वो 2 साल बाद होता है।
इन चुनावों से उसका 2 साल का अंतर रहता है। बाकी सेंट्रल का इलेक्शन और स्टेट का इलेक्शन या प्रोविंशियल इलेक्शन दोनों साथ साथ होता है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। और उसके जो स्थानीय चुनाव है वो स्थानीय चुनावों का 2 महीने का गैप रहता, 2 साल का गैप रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्वीडन। स्वीडन में लिखेंगे कि स्वीडन में भी राष्ट्रीय विधायिका, नेशनल लेजिस्लेचर, राष्ट्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, राष्ट्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका तथा काउंटी परिषद, वहां पे स्थानीय शासन को काउंटी कहते हैं, काउंटी परिषद, काउंटी परिषद का चुनाव एक ही साथ होता है 4 वर्षों के लिए। ठीक है। और ये कब होता है? तो अब देखिएगा कि होता है सितंबर के दूसरे रविवार को, है ना। सेकेंड संडे जो होता है उस सेकेंड संडे को ये होता है ना, दूसरे रविवार को। ठीक है। नेक्स्ट, आगे लिखेंगे ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। कहेंगे कि ब्रिटेन में भी ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल की स्थिरता को बनाए रखने के लिए, ब्रिटेन में भी ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल की स्थिरता को बनाए रखने के लिए निश्चित अवधि संसद अधिनियम, निश्चित अवधि संसद अधिनियम 2011 पारित किया गया था। निश्चित अवधि संसद अधिनियम 2011 पारित किया गया था। ठीक है। इसमें प्रावधान था कि निश्चित अवधि संसद अधिनियम 2011 पारित किया गया था। इसमें प्रावधान था कि पहला चुनाव 7 मई 2015 को, पहला चुनाव 7 मई 2015 को और हर 5वें वर्ष में मई के पहले गुरुवार को होगा। हर 5वें वर्ष में मई के पहले गुरुवार को होगा। मई के पहले गुरुवार को होगा। ठीक है। नेक्स्ट, जर्मनी के संघीय गणराज्य, जर्मनी के संघीय गणराज्य के लिए बुनियादी कानून का, जर्मनी के संघीय गणराज्य के लिए बुनियादी कानून का अनुच्छेद 67, बुनियादी कानून का अनुच्छेद 67 अविश्वास के रचनात्मक वोट, अविश्वास के रचनात्मक वोट का प्रस्ताव करता है। अविश्वास के रचनात्मक वोट का प्रस्ताव करता है। इसमें क्या है? तो पदाधिकारी को बर्खास्त कर, ब्रैकेट में लिख लेंगे,
पदाधिकारी को बर्खास्त करते हुए उत्तराधिकारी का चुनाव करना। पदाधिकारी को बर्खास्त करते हुए उत्तराधिकारी का चुनाव करना। ठीक है, अब देखिए, तो विश्व के कुछ अलग अलग देशों में ये तो देखने को मिलता है ना, कि एक राष्ट्र एक चुनाव है, लेकिन हाँ ये भी तो देखने को मिल रहा है कि ऐसे में बहुत कम राष्ट्र हैं, है ना, ऐसे बहुत कम स्टेट हैं जिनके यहाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत कम स्टेट हैं, है ना, सभी स्टेट के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत ही कम स्टेट के साथ हो रहा है ना, बहुत ही कम राज्यों के साथ इस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं कि एक साथ चुनाव हो रहा है, सबके साथ नहीं है। जैसे अमेरिका में नहीं होता है ऐसा, है ना, और ब्रिटेन में भी आप देखेंगे तो इस तरह की व्यवस्था तो लाई गई, लेकिन इसको प्रैक्टिकल तौर पे इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाया गया है। अभी तक भी विचार किया गया कि कर देते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये परिस्थिति जो है वो किस प्रकार से सीन को क्रिएट करता है। अभी आप देखेंगे बीपीएससी मेंस का एग्जाम चल रहा है ना, और आज एक पेपर भी हुआ है, पेपर 1, है ना। पेपर 1 देखा है आप लोगों ने, कैसा क्वेश्चन है? शॉर्ट में कुछ टिपिकल है। सेकेंड सेक्शन, बाकी सब ठीक है। जो शॉर्ट में है, पहला क्वेश्चन भारत परिषद अधिनियम 1892 के बारे में। संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, मौर्य काल की कला और वास्तुकला, प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र। ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये शॉर्ट में आपको पूछा गया है। और आगे जो है ये पूछा गया है आपको लॉन्ग क्वेश्चन, प्राचीन काल में बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। और इसमें से एक और, मतलब दोनों में से कोई एक लिखना है। चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए, है ना। इसमें से कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है, आराम से अगर चाहे तो, मतलब पढ़े हैं तो लिख सकते हैं, डायनेमिक उतना ज्यादा नहीं है। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, है ना, उसका जो लिबरल फेज था इसके बारे में। और इसमें है बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास, उसके प्रकाश को रेखांकित कीजिए। दोनों में से कोई एक, है ना। सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 थोड़ा डायनेमिक है, जो कह रहा है लैंगिक रूढ़िवाद धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए। लैंगिक रूढ़िवाद, है ना, जो आपको जेंडर को लेकर के जो दिक्कत चल रहा है देश के अंदर में, है ना, लैंगिक रूढ़िवादिता की वजह से ही डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। लोग परंपरागत एक मन में बिठा हुआ है, लड़का है लड़की है ना। तो पहले तो कोई लड़का लड़की का मैटर था, अभी तो अब चूंकि अधिकारों के युग में है हम, तो समलैंगिकता की बात होती है, ट्रांसजेंडर की बात होती है ना। तो ऐसे में अधिकार तो कोर्ट तो अधिकार दे देता है, लेकिन कोर्ट के द्वारा दिया गया अधिकार क्या व्यवहारिक रूप से लागू हो पाता है? क्या समाज स्वीकार करने को तैयार है? समाज नहीं मानने को तैयार है ना। है क्या? हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये सब नियम के हिसाब से तो ठीक लग रहा है, कोर्ट इस पे अपना ऑर्डर भी दे रहा है, लेकिन सोसाइटी इसको स्वीकार नहीं कर रही है। उसी संबंध में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भाई लैंगिक रूढ़िवादिता जो है वो किस प्रकार से आपके लिए ये है। इसके अलावा भारतीय शासन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए। करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स। विधायी संस्थाओं के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, इसलिए हमेशा कहता हूं
कि जीएस केवल ये नहीं कि आप पॉलिटी को पॉलिटी में पढ़ेंगे, हिस्ट्री को हिस्ट्री में। अब क्या कहां पूछा जाएगा ये कोई नहीं जानता है। पॉलिटी का पेपर आ सकता है पेपर 1 में, और पेपर 1 का मैटर जा सकता है पेपर 2 में, है ना। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सवाल पूछ लिया कि विधायी संस्थाओं के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता के भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल रहेगा। गवर्नेंस है, गवर्नेंस से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है। करंट अफेयर्स नहीं है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी चर्चा में है, एआई, इसलिए पूछा गया है। वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022-23 में वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022-23 में मापदंडों एवं प्रभावों का विवरण दीजिए। वैश्विक वेतन प्रतिवेदन, है ना। तो वेतन प्रतिवेदन जो है आप देखिए ग्लोबल लेवल पर, है ना, ग्लोबल लेवल पर जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं वेतन देने के, उसके मापदंडों के बारे में बताना है। क्योंकि और इसमें अगर ये भी बता दें कि भारत में क्या स्थिति है और ग्लोबली क्या सीन चल रहा है, तो ये थोड़ा मतलब ज़्यादा इम्पैक्टफुल बात हो जाएगा कि आप ग्लोबल तौर पे भी जान रहे और भारत के साथ कंफर्टेबली करके बताएं। आए क्या बोल रहे हैं, एक एक करके आंकड़ा चाहिए। हाँ, तो आंकड़ा है ना कि करंट अफेयर्स का मैटर है ये। पेपर 1 में चूंकि करंट रहता ही है, करंट और आईआर का मैटर है, तो ये बेसिकली करंट अफेयर्स में। फिर ये भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहलों के संदर्भ में विदेश व्यापार नीति 2023 के मौलिक प्रावधान क्या है, करंट अफेयर्स, है ना। तो ये भी आपको, हाँ, मणिपुर संकट काफी चर्चा में रहा था, है ना। तो मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी प्रदान कीजिए। आपकी दृष्टि में प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है ना। तो मणिपुर काफी चर्चा में रहा था पूरे देश में। इसके अलावा यह कैसे प्रतिबिंबित होता है कि G20, है ना, G20 में भारतीय नेतृत्व प्राचीन दर्शन वासुधैव कुटुंबकम का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की G20 में वैश्विक सहयोग और विकास में योगदान में भूमिका इस दर्शन के साथ कैसे संरूपित होती है, इसका मूल्यांकन कीजिए। तो ये भी G20 मतलब ज्यादा कोई मुश्किल मामला नहीं है। अगर G20 को थोड़ा सा मतलब आप देखिए कि शॉर्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब उसी में स्कोप है उसको आपको भटकाने का, है ना, शॉर्ट में। क्योंकि शॉर्ट में कहीं से भी मैटर आपसे पूछा जाएगा, है ना। शॉर्ट में कहीं से भी मैटर आपको पूछा जाएगा और फिर आप उसको प्रिपेयर करते रहिए कि भाई शॉर्ट में कहां से क्या आपसे पूछा रहा है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए पेपर 2 आने दीजिए कि पेपर 2 में क्या मैटर होता है ना। लेकिन अभी क्या एकदम डायनेमिक का पेपर, अब देखिए, अब इस पेपर को देखिए, आप बीपीएससी के पहले जो पेपर होते थे उनको देखिए, जमीन आसमान का अंतर आपको दिखेगा, है ना, जितना डायनेमिक अब बीपीएससी अपने आप को बनाते जा रहा है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अब वो ट्रेंड वाला जो ट्रेंड जो चलता था, आइडियोलॉजी देखिए ना, एक को तो नहीं पूछा है, ना गांधी पूछा, ना नेहरू पूछा, है ना, क्रिप्स मिशन का हाल कर दिया। हाँ, टैगोर नहीं पूछा ना। मतलब ये सीधा सा है कि अब आपको सब पढ़ना है, आपको सब पढ़ना है, मतलब कोई छोड़ना नहीं है, सब पढ़िएगा तब जाके मामला मैटर जो है सो थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है। हाँ, मौर्य काल भी देखिए शॉर्ट में पूछ लिया, है ना। हाँ, पहले 38 का पूछता था, बिल्कुल, अभी 4 नंबर का पूछ लिया, क्योंकि मालूम है कि सब लोग रटले होगा। मौर्य कला, पाल कला, ना, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, ये तो लोग रट लेगा, है ना। तो उसको उड़ा दो यहां से, है ना। जिसके बारे में संभावना है कि लोग इसको कर लेंगे उसको हटा दो। तो मतलब प्रॉपर रूप में एग्जाम हो रहा है छांटने के लिए, लेने के लिए नहीं हो रहा है। तब है कि अब आपको अपनी योग्यता से साबित करना है कि नहीं भाई हम योग्य हैं और हमें आपको सेलेक्ट करना है। प्रोसीड। अब देखिए ये सभी बातों के बाद इस मैटर में भविष्य का दृष्टिकोण क्या हो सकता है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या हो सकता है। तो लिखेंगे भविष्य का दृष्टिकोण, लिखेंगे कि हर कुछ महीनों में
अलग अलग स्थानों पर चुनाव होते हैं। हर कुछ महीनों में अलग अलग स्थानों पर चुनाव होते हैं और इससे विकास कार्य बाधित होते हैं। और इससे विकास कार्य बाधित होते हैं। विकास कार्य बाधित होते हैं। इसलिए हर कुछ महीनों में हर कुछ महीनों में विकास कार्यों पर आदर्श आचार संहिता आदर्श आचार संहिता आदर्श आचार संहिता पर विचार होना चाहिए। और इसके प्रभाव को रोकने के लिए गहन अध्ययन और विमर्श जरूरी है। गहन अध्ययन और विमर्श जरूरी है। इस बात पर आम सहमति होनी चाहिए कि देश को एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत है या नहीं। देश को एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत है या नहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत है या नहीं। सभी राजनीतिक दलों को कम से कम इस मुद्दे पर विचार विमर्श में सहयोग करना चाहिए। विचार विमर्श में सहयोग करना चाहिए। एक बार विवाद शुरू होने पर जनता की राय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जनता की राय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्योंकि एक परिपक्व लोकतंत्र होने के नाते भारत इस विचार विमर्श के नतीजे का अनुसरण कर सकता है। भारत इस विचार विमर्श का अनुसरण कर सकता है। विचार विमर्श का अनुसरण कर सकता है। इसलिए
इस संबंध में विचार विमर्श और आम सहमति, विचार विमर्श और आम सहमति, विचार विमर्श और आम सहमति को ध्यान में रख करके कार्य किया जाना चाहिए। तभी जाकर के भारत एक बेहतरीन लोकतंत्र, भारत एक बेहतरीन लोकतंत्र का प्रारूप, एक बेहतरीन लोकतंत्र का प्रारूप देश के सामने रख पाएगा। देश के सामने रख पाएगा। ओके, चलिए, तो ये था आपका वन नेशन। परिस्थितियां तो दोनों बनेंगी, अच्छा भी बन सकता है, बुरा भी बन सकता है ना, मतलब गलत भी बन सकता है, सही भी बन सकता है। लेकिन चाहिए क्या, कि सही रास्ता क्या है, तो इसके लिए आपको विचार विमर्श के साथ ही आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब देखिए, ये सब तो मुद्दे ये हो गए थे, ठीक है। आगे हमने कहे थे कि भाई कुछ आपको जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, गैर संवैधानिक संस्था है और संविधानेतर संस्था है ना, तो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेंगे। तो अगर आप एक इन संस्थाओं पर एक व्यवस्था थोड़ा देख ले, ध्यान दे ले कि व्यवस्था क्या होता है। जैसे कि नीति आयोग है या योजना आयोग, खैर अब तो है ही नहीं, नीति आयोग या अन्य जो भी आयोग बनते हैं, सरकार बनाती है, या वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है ना, ठीक है। तो कौन सा, वन नेशन वन राशन। देखिए, वन नेशन वन राशन को भी इसके अंतर्गत ही देखेंगे कि वो क्या है और कैसे है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का जब बात होता है तो वन राशन और वन नेशन वन राशन कार्ड का भी बात होता है ना, कि एक देश में एक ही जगह पर सब लोगों को, मतलब एक कार्ड बन जाए और उस कार्ड के माध्यम से लोग हर जगह पर अपना अनाज इकट्ठा कर ले या उसको ये हो जाए, है ना। तो अब है कि देखना यह है कि भाई इस तरह की परिस्थितियों से कैसे निपटा जा सकता है ना, किस तरीके से सिचुएशन से निपटा जा सकता है। तो आप देखिए, अगर आप पहले अगर संस्थाओं को देख ले, तो एक होता है संवैधानिक संस्था ना, एक होता है गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, और एक होता है सांविधिक। सांविधिक संस्था, गैर संवैधानिक को ही संविधानेतर भी कहा जाता है। संविधानेतर, संविधानेतर का भी मतलब हुआ संविधान से इतर, यानी संविधान से अलग, तो हो गया संविधानेतर। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टूटरी, सांविधिक को कहते हैं स्टूटरी बॉडी। तो अब इन संस्थाओं को आप देखेंगे कि संस्थाएं क्या है और किस प्रकार से है, अंतर क्या होता है। तो जिसका चर्चा संविधान में है वो संवैधानिक संस्था है, मतलब जिसके लिए संविधान के अंदर में प्रावधान किया गया है, व्यवस्था किया गया है, वो क्या हो जाएगा, संवैधानिक संस्था हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल
इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, गैर संवैधानिक या संवैधानेतर कौन हो जाएगा? जिसका चर्चा संविधान में है ही नहीं। ओके, और सांविधिक कौन हो जाएगा? स्टूटरी। तो स्टूटरी वो हो जाएगा जिसका संविधान में चर्चा नहीं है, लेकिन संसद ने कानून बना के उसको बनाया। जैसे कि आप कहते हैं ना सतर्कता आयोग क्या है, तो ये क्या है? ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, संसद ने कानून बनाया है, कानून बना के इसको संस्था को स्थापित कर दिया है। ठीक है, तो जो व्यवस्था संसद के द्वारा अगर कोई बनाया गया है, पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई बनाई गई व्यवस्था है, तो वो है सांविधिक संस्था। जैसे कि इसमें एक सेबी को आप देख सकते हैं, है? हाँ, जो भी संसद के द्वारा एक्ट करे तो उसको रख सकते हैं इसमें। ठीक है, सेबी तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, भारतीय प्रतिभूति विनिमय संस्थान, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे आप। तो ये सेबी क्या है? सांविधिक संस्था है, भारत के कैपिटल मार्केट को मॉनिटर करता है ना, तो कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये क्या है? सांविधिक संस्था है। इसको संविधान में कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन इसके लिए कानून है और उस कानून के तहत इसको बनाया गया है। संवैधानिक संस्था में आप इलेक्शन कमीशन को देख सकते हैं, ये आपका संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी आपका संवैधानिक है, या पीएससी कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीसीएस, ये सब क्या है? या इसके अलावा आपका फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग है ना, बिल्कुल, कैग, एजीआई, जिसका भी चर्चा संविधान में है वो सब संवैधानिक। जिसका भी चर्चा संविधान में है वो सब के सब संवैधानिक। आज जिसका चर्चा संविधान में नहीं है वो सब के सब गैर संवैधानिक। संविधान में भी चर्चा नहीं है, आज संसद ने कोई कानून भी नहीं बनाया है। तो जैसे नीति आयोग, नीति आयोग ये आपका हो गया गैर संवैधानिक, है ना, क्योंकि इसके लिए ना तो संसद ने कोई कानून बनाया है, ना ही संविधान में कहीं लिखा हुआ है। इससे पहले जो योजना आयोग था वो भी यही था। तो अब है कि भाई तो ये बना कैसे? तो ये कैसे बना? तो ये बना कैबिनेट के डिसीजन से। कैबिनेट ने निर्णय लिया, बन गया, और कैबिनेट के निर्णय से ही इसको खत्म भी किया जा सकता है। जैसे कैबिनेट के निर्णय से ही बन गया, वैसे ही कैबिनेट के निर्णय से ही खत्म भी किया जा सकता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे कैबिनेट के अधिकार के तहत इसको बनाया गया है, वैसे ही कैबिनेट इसको चाहेगी तो खत्म भी कर सकती है। ठीक है, अब से मोदी जी ने इतना आसानी से योजना को कैसे खत्म कर दी? इतना पुराना संस्था इतना आसानी से कैसे खत्म हो गया? क्योंकि कैबिनेट के निर्णय से खत्म हो गया। और इसी को संविधान संशोधन करेगा तो खत्म ही नहीं होता, क्योंकि 2015 में खत्म हुआ था ना। 2015 में मोदी जी को लोकसभा में बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में नहीं था, तो नहीं हो पाता, नहीं कर पाते। तो ये कैबिनेट के निर्णय से बना है। ये भी हो सकता है कि भविष्य में फिर अगर कांग्रेस का सरकार आए तो नीति आयोग को खत्म कर दे और योजना आयोग फिर से ला दे, हो सकता है। क्योंकि इसके लिए कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संवैधानिक संस्था नहीं है, और ना ही इसलिए कोई कानून बना है कि हटाने के लिए बहुत बड़ा कोई अतिक्रम करना पड़ेगा। बस निर्णय लीजिए और इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, वही करना पड़ेगा। तो योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, तो ये सब क्या है? ये सब जो है वो आपके गैर संवैधानिक या संवैधानेतर संस्था का उदाहरण है। ठीक है, और सांविधिक संस्था ये आपका जो भी संस्था जिसको कि संसद ने कानून बना करके बनाया है वो हो जाएगा आपका सांविधिक संस्था। ठीक है, तो क्या? हाँ, सब बिल्कुल इन्हीं सब साथ साथ आएगा। जिनके लिए भी संसद ने एक्ट फॉर्म कर दिया है वो सब इसी के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। क्लियर है? वो सब इसके तहत ही रखा जाएगा और इसी के तहत ही देखा जाएगा। क्लियर है? प्रोसीड। तो थोड़ा सा लिखेंगे कि संविधान के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, संविधान के
अंतर्गत 3 तरह की संस्थाओं का चर्चा किया जाता है। 3 तरह की संस्थाओं का चर्चा किया जाता है। ठीक है, 3 तरह की संस्थाओं का चर्चा किया जाता है और ये संस्थाएं, 3 तरह की संस्थाओं का चर्चा किया जाता है और ये संस्थाएं संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर संस्था, गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर संस्था, गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर संस्था या सांविधिक संस्था के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, के रूप में जानी जाती हैं। इनका संकल्पना इसीलिए किया गया है, इनका संकल्पना इसीलिए किया गया है ताकि, इनका संकल्पना इसीलिए किया गया है ताकि सभी तरह के संस्थाओं के माध्यम से, सभी तरह के संस्थाओं के माध्यम से, सभी तरह के संस्थाओं के माध्यम से, सभी तरह के संस्थाओं के माध्यम से नागरिकों के अधिकार और हित, नागरिकों के अधिकार और हित को सुरक्षित रखा जा सके, नागरिकों के अधिकार और हित को सुरक्षित रखा जा सके, नागरिकों के अधिकार और हित को सुरक्षित रखा जा सके और संविधान पर बिना बोझ डाले ही, संविधान पर बिना बोझ डाले ही, संविधान पर बिना बोझ डाले ही सांविधिक संस्था और संविधानेतर संस्थाओं के माध्यम से, सांविधिक संस्था और संविधानेतर संस्थाओं के माध्यम से, सांविधिक संस्था और संविधानेतर संस्थाओं के माध्यम से, संविधानेतर संस्थाओं के माध्यम से जनता के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन किया जा सके, जनता के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन किया जा सके। कारण, कारण भारतीय संविधान तो ऐसे ही विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, भारतीय संविधान तो ऐसे ही विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऐसे में, ऐसे में, ऐसे में यदि सभी चीज को संविधान में ही शामिल किया जाने लगा, ऐसे में यदि सभी चीज को संविधान में ही शामिल किया जाने लगा तो ये और ज्यादा बृहद और विस्तृत हो जाएगा, तो ये और ज्यादा बृहद और विस्तृत हो जाएगा। इसलिए
इसलिए इन संस्थाओं के माध्यम से, इन संस्थाओं के माध्यम से सरकार अपने दायित्वों की प्रतिपूर्ति करती है। सरकार अपने दायित्वों की प्रतिपूर्ति करती है। अपने दायित्वों की प्रतिपूर्ति करती है। संवैधानिक संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं बाध्यकारी तो होती हैं, संवैधानिक संस्थाएं बाध्यकारी तो होती हैं और जवाबदेह भी होती हैं। और जवाबदेह भी होती हैं, लेकिन जवाबदेह भी होती हैं, लेकिन इन्हें अत्यधिक जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। लेकिन इन्हें अत्यधिक जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है और इन्हीं के संतुलन में अन्य व्यवस्थाओं को भी या अन्य संस्थाओं को भी शामिल करने की आवश्यकता है। शामिल करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब देखिए, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब संस्थाएं जो लाई गई हैं, संविधेयक या संविधानेतर, तो ये इसीलिए लाया गया था कि संविधान का बोझ कम किया जाए। एक तो ऐसे संविधान हमारा सबसे बड़ा संविधान है, अगर सब संस्था को इसी में डालने लगे तो मालूम चला कि 1000 अनुच्छेद हो जाएगा ना, और संविधान एक बहुत बड़ा बैगेज बन जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए अच्छा है कि अलग अलग कैटेगरी में हम रख करके संस्थाओं के माध्यम से लाभ उठाने का काम करते हैं। संवैधानिक संस्था इसलिए होता है कि भाई संवैधानिक संस्था जब कोई होती है तो उससे लोगों को ज्यादा उम्मीद रहता है कि भाई ये ज्यादा बेहतर है और ये ज्यादा कारगर काम करेगा। लेकिन ऐसे ही आप अन्य संस्थाओं को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी कारगर होते हैं, वो भी कारगर तरीके से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कारगर तरीके से काम नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन अगर अन्य संस्थाएं भी उनके पार्लर जाके काम करने लगेंगी, है ना, अब जैसे इलेक्शन कमीशन काम करता है ना, यूपीएससी काम करता है या और अन्य आयोग काम करते हैं, तो ऐसे ही अगर स्टूटरी बॉडी है या अलग से जो आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो जब काम करने लगे तो संभव है कि एक तो इससे इनको बनाने का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और संविधान पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। और ये हो रहा है। नीति आयोग तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है ना, सेबी कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। तो सारी संस्थाएं काम अपना अपना कर रही हैं अपने अपने सीमा क्षेत्र में रहते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अब आगे लिख लेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड। इसमें क्या स्थिति है, किस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड। अब देखिए, ये अभी भी चर्चा में है, वर्तमान में भी वन नेशन वन राशन कार्ड जो है सो चर्चा में है। ठीक है, करंट अफेयर्स अगर आप देख रहे होंगे तो
असम के मामले को लेकर के ये काफी चर्चा में है। कोरोना के काल में काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि कोरोना में लोग अलग अलग जगह पे रह रहे थे, है ना। अब जो जहां रह गया वहीं रह गया, दूसरी जगह जा नहीं सकता था। तो हर जगह पर सरकार अनाज तो दे रही थी, लेकिन साथ साथ क्या कर रही थी कि कार्ड दिखाओ। तो अब आप आपका जहां का कार्ड है वहीं पर आपको अनाज मिलेगा, सब जगह तो मिलेगा नहीं। लेकिन वहां पर कुछ ये सरकार ने कहा कि भाई सबको हर जगह पर अलाउ किया जाए। तो ऐसे ही अगर परमानेंट सिस्टम डेवलप कर दिया जाए कि कोई आदमी अगर बाहर में जाके कमा भी रहा है अपने परिवार के साथ, और उतना पैसा उसके पास नहीं है कि वो बहुत सारा मटेरियल खरीद पाए, तो ऐसे में वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से वहां पर कम से कम चावल और दाल, चावल और गेहूं तो ले सकता है। कम से कम इतना मिल जाएगा तो बाकी चीज खरीद लेगा, है ना। तो ये जो है सो जरूरी चीज है, तो उसके बारे में आप लिख लेंगे थोड़ा सा। लेंगे कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की मुख्य विशेषता। लिखेंगे कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ONORC, वन नेशन वन राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्डों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए, 2013 के तहत राशन कार्डों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही देशव्यापी पोर्टेबिलिटी, देशव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही एक सूचना प्रौद्योगिकी संचालित योजना है। एक सूचना प्रौद्योगिकी संचालित योजना है। ठीक है, मतलब क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या होगा, सब लोगों का सब जगह अवेलेबिलिटी रहेगा। कोई कहीं अपना कार्ड दिखाएगा, अपना अनाज प्राप्त करेगा, भारत में कहीं भी। ठीक है, ये नहीं कि जहां पे रह रहा है, जहां गांव है केवल वहीं, हर जगह जो है सो उसको अनाज अवेलेबल हो सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना सभी लाभार्थियों विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को सक्षम बनाती है। विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को सक्षम बनाती है। विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को सक्षम बनाती है। ठीक है, वे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से मौजूदा राशन कार्डों का उपयोग करके देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से, देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सब्सिडी वाले
सब्सिडी वाले खाद्यान्न, सब्सिडी वाले खाद्यान्न के पूरे या आंशिक हिस्से, खाद्यान्न के पूरे या आंशिक हिस्से का दावा करते हैं, पूरे या आंशिक हिस्से का दावा करते हैं, पूरे या आंशिक हिस्से का दावा करते हैं। ठीक है। आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में, आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में लाभार्थियों का पहचान, लाभार्थियों का पहचान उनकी उंगलियों के निशान या ठीक है, क्या लिखे हैं, उनकी उंगलियों के निशान या आइरिस आधारित पहचान, या आइरिस, आइरिस समझ रहे ना, आंख का जो लेके बनाता है, जो वोटर आईडी कार्ड, आपका आधार कार्ड बनता है तो लेता है ना, रेटिना, तो आइरिस आधारित पहचान का उपयोग करके की जा सकती है। का उपयोग करके की जा सकती है। ठीक है। यह योजना उनके परिवार के सदस्यों को, यह योजना उनके परिवार के सदस्यों को उसी राशन कार्ड पर, उसी राशन कार्ड पर शेष सब्सिडी वाले खाद्यान्न का दावा, खाद्यान्न शेष सब्सिडी वाले खाद्यान्न का दावा करने की अनुमति देती है। ओके। नेक्स्ट लेंगे। इस योजना का या इस योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए इस योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। एक ऐप लॉन्च किया है, मेरा राशन, हाँ नाम है उसका मेरा राशन, और ये लॉन्च हुआ था मई 2021 में। मेरा राशन। ओके। नेक्स्ट। तो मतलब बेसिकली ये इसलिए किया गया है ताकि सभी लोगों को राशन उनका उपलब्ध हो जाए, कोई दिक्कत या समस्या ना हो। ठीक है। नेक्स्ट आगे लेंगे। 1 अगस्त 2019 को 1 अगस्त 2019 को वन नेशन वन राशन कार्ड,
वन नेशन वन राशन कार्ड सुविधा को 4 राज्यों में लागू किया गया। चार राज्यों में लागू किया गया। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नोट करके लिखेंगे कि जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना असम सहित पूरे देश में लागू हो गई है। असम सहित पूरे देश में लागू हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट लेंगे कि इस योजना का कार्यान्वयन मतलब कि कंट्रोल या इसको लागू करने का काम, इस योजना का कार्यान्वयन उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय करता है। ठीक है। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय करता है। ठीक है। लेंगे आगे कि इसके माध्यम से पूरी व्यवस्था को न्यायपूर्ण तरीके से लागू करके उचित मूल्य पर, न्यायपूर्ण तरीके से लागू करके उचित मूल्य पर खाद्य सुरक्षा स्थापित करना है। खाद्य सुरक्षा स्थापित करना है। खाद्य सुरक्षा स्थापित करना है। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि भाई पूरी तरीके से इसको क्या किया जाए, लागू करके और फूड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। अगर वो प्रोटेक्ट कर लेता है तो ठीक है, और अगर नहीं प्रोटेक्ट करता है इसको ठीक तरीके से, तो ऐसे में अब गवर्नमेंट को जो है ये देखना है कि भाई जो हमेशा हमारे देश में समस्या किस चीज का होता है, पॉलिसी का इशू नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस का इशू है ना। नीतियां दिक्कत नहीं है, नीतियां तो बहुत है, लेकिन नीतिगत विकलांगता है, नीति ठीक से लागू नहीं हो पाता है ना। इसी को पॉलिसी पैरालिसिस का इशू कहते हैं कि पॉलिसी बहुत है, आदमी है लेकिन लंगड़ा है, चल नहीं पा रहा है ठीक से, है ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसे में उसका इलाज करना चाहिए और उसको प्रयास करना चाहिए किसी तरीके से क्या हो, वो बेहतर हो जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है। अब आप देखिए कि ये सारी चीजें जो हैं वो किस प्रकार से क्या हैं और कैसे काम करती हैं। ठीक है। तो इन सभी चीजों के पीछे का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, एक खाद्य सुरक्षा और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। ठीक है, कि न्यायपूर्ण समाज किसी तरीके से स्थापित कर दिया जाए। ओके, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, तो यहां पे इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। हा? क्या 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 बोल रहे, ठीक से बोलिए। कास्ट सेंसस, जातिगत जो जनगणना है। देखिए, कास्ट सेंसस करंट का मुद्दा है, जब करंट पड़िएगा तो वहां पे देखिएगा। ठीक है।
करंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर कास्ट सेंसस में क्या है और कैसे है।